हेलो दोस्तों, आज हम तत्व और सार के सिद्धांत को समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि दूसरे विधानमंडल के भी क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, इसका मतलब है जब एक विधानमंडल कोई विधि बनाता है तो वो दूसरे विधानमंडल का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करती है। तो इस बात के अवधारण करने के लिए कि प्रश्नास्पद विधान उस विधानमंडल की शक्ति के अधीन आता है या नहीं जिसने उसे बनाया है, न्यायालय सार तत्व का सिद्धांत लागू करता है। इसका मतलब है कि जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधान या विधि दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, तो इस चीज़ को जानने के लिए कि हाँ सच में जो विधानमंडल ने जो विधि बनाई है वो उसी के विधानमंडल के अधीन है या किसी अन्य का अतिक्रमण कर रही है जिसने उसे बनाया है, तब न्यायालय क्या करेगा, सार तत्व का सिद्धांत लागू करता है। तो प्रायः जैसे कि इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि संविधान में राज्य और केंद्र की विधि बनाने की शक्ति को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्या होता है, परंतु सूची में वर्णित विषय का विभाजन पूर्ण रूप से किया जाना संभव नहीं रहता। ऐसे में केंद्र राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है कि कोई विषय एक सरकार के क्षेत्र में है या दूसरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में। तब न्यायालय ऐसे मामलों में सार तत्व को देखता है। तो अब आगे देखते हैं। प्रायः अधिनियमों में ऐसे उपबंध होते हैं जो आनुषंगिक रूप से दूसरे विधानमंडल के विधान विषयों पर अतिक्रमण करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि तीन सूचियाँ होती है: समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, जिसमें अलग अलग सूची में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो बटे होते हैं कि किस पर कौन कानून बना सकता है, विधि बना सकता है और वो किसके अधीन रहेगी। अब आगे देखते हैं। यदि शाब्दिक निर्वाचन किया जाए तो इस प्रकार के विधान अवैध हो जाएंगे, किंतु यदि विधान सारवान रूप से या विधान का वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषयों से संबंधित है जिस पर वह विधान विधि बनाने में सक्षम है तो उसे विधिमान्य घोषित किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी ने विधान बना दिया है और अगर न्यायालय ये तय कर देता है कि हाँ इसे विधि बनाने के लिए ये सक्षम है, तो उसे न्यायालय विधिमान घोषित कर देगा, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करता हो। भले ही वो दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में आता है, तब भी उसे विधिमान घोषित किया जाएगा। उस विधान की वास्तविक प्रकृति तथा स्वरूप का पता लगाने के लिए पूरे अधिनियम पर विचार किया जाएगा और उसके उद्देश्य और विस्तार तथा उसके उपबंध के प्रभाव की जांच की जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। इसमें केस दिया हुआ है प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना के मामले में प्रीवी काउंसिल ने इस सिद्धांत को लागू किया है। बंगाल विधानमंडल ने ऋण का व्यापार नियंत्रण करने के लिए बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940 पारित किया। इस अधिनियम ने बंगाल प्रांत में ऋण पर ब्याज दर की एक सीमा निर्धारित की। ये जो बिल है, ये जो लागू किया गया है, इसने ऋण ब्याज पर एक सीमा निर्धारित कर दी है जिससे ऋणदाता अधिक ब्याज संविदा करके भी वसूल नहीं कर सकते थे। तो वादी ने, जो एक ऋणदाता था जिसने ऋण दिया था किसी ने, इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि यह बंगाल विधानमंडल की विधायी शक्ति के बाहर है। मतलब जो बंगाल विधानमंडल है इसके अधिकार क्षेत्र से ये शक्ति बाहर है कि वो एक ऐसा मनी लेंडर्स एक्ट पारित करे जो ब्याज दर को कम करता है, क्योंकि यह संघ सूची में वर्णित प्रविष्ट वचन पत्र का अतिक्रमण करती है जिस पर केवल केंद्र को विधि बनाने की शक्ति है। तो ये जो ब्याज दर पर जो एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, ये कह रहे हैं जो भी वादी व्यक्ति हैं
कि ये सब्जेक्ट पर केवल केंद्र है जो विधि बना सकती है, सिर्फ केंद्र को शक्ति है विधि बनाने की। अब इसके आगे देखते हैं। तो जिस पर केवल केंद्र को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम प्रांतीय विधानमंडल की विधायी शक्ति के अंतर्गत है। तो ये जो विधानमंडल ने जो कानून लाया था उसको वो करने के लिए, मनी लैंडर्स एक्ट, तो ये उसी की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ये कह दिया कोर्ट ने, क्योंकि इसका सार तत्व या मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय तृण एवं तृणदाता से संबंधित था, भले ही यह आनुषंगिक रूप से संघ सूची के विषय वचन पत्र का अतिक्रमण कर रहा हो। तो न्यायालय ने सीधे सीधे कह दिया कि ये जो तृण तथा तृणदाता से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, इस पर राज्य सूची को कानून बनाने की, विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, विधायी शक्ति प्राप्त है, भले ही इसने संघ सूची का जो विषय है वचन पत्र उसका अतिक्रमण किया हो, उसके बाद भी इसे विधिमान्य घोषित कर दिया न्यायालय ने। अब इसी के साथ दूसरा केस देखते हैं, जो है बम्बई राज्य बनाम बलसारा का के मामले में बॉम्बे मद निषेध अधिनियम, जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों को खरीदने तथा रखने का निषेध कर दिया गया था, कि सांविधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह संघ सूची में वर्णित विषय मादक द्रव्यों के आयात निर्यात पर अतिक्रमण करता है। इसमें क्या कहा गया, जो बॉम्बे मद निषेध अधिनियम है ना, जिसके द्वारा राज्य मादक पदार्थों द्रव्यों को खरीदने तथा रखने का निषेध कर दिया गया था, मतलब मना कर दिया गया था, तो इसकी संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह संघ सूची का विषय है, मादक द्रव्यों के आयात निर्यात पर जो उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है उसका अतिक्रमण कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय और उपयोग को रोकने से उसके आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे इस आधार पर उसने चुनौती दिया। तब उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को वैध अभिनिर्धारित किया, क्योंकि उसके अनुसार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय से संबंधित था, संघ सूची से नहीं। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो केस, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।